हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास यानी कि सीडीपी की क्लास आज हम लोग करेंगे। जैसे कि प्रीवियस डेज में हम लोगों ने ईवीएस का एक चैप्टर कंप्लीट किया था, अंतरिक्ष विज्ञान। तो बहुत टाइम हो गया था, सीडीपी की क्लास भी नहीं हुई थी, तो आज हम लोग सीडीपी के कुछ 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ताकि आपका एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए। अभी तक अपन ने जितनी भी क्लासेस अटेंड की है आप लोग वहाँ पर भूले नहीं हो, आपका टाइम टू टाइम रिवीजन आपको करते रहना है। तो इसीलिए आज ये सेशन लिया गया है जहाँ पर हम लोग सीडीपी के चैप्टर वाइज नहीं बोल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक तरीके से आपका ये मॉक टेस्ट है 50 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो सेशन के लास्ट में आपको यहाँ पर कमेंट करके भी बताना है कि आपने कितना स्कोर यहाँ पर किया। टोटल 50 क्वेश्चन आज के सेट में रहेंगे। ठीक है, तो उसमें से आपको कितने स्कोर आ रहे हैं और कहाँ पर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, किसी पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत आ रही है, तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मानव विकास के निम्नलिखित चरणों में से कौन सी बाल्यावस्था और प्रौढ़ता के बीच में माध्यमिक अवधि के रूप में माना जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन से हमने यहाँ पर स्टार्ट करा है। ठीक है, आपसे यहाँ पर जो हम लोग अवस्थाएं बोलते हैं, मानव विकास की अवस्थाएं, उसके बारे में जानकारी पूछी हुई है। ठीक है, जो कि हमारी शैशव अवस्था से स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे कि भ्रूणावस्था होती है, फिर शैशव अवस्था आती है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो चलती है वो आपसे पूछा हुआ है कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में कौन सी अवस्था आती है, ये आपसे पूछा गया है। सभी आप लोगों को कमेंट करते रहना है कि इसका आंसर क्या होगा। जितने टाइम में मैं बोलती हूँ तब तक आपका कमेंट आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम लोग बोलते हैं भ्रूणावस्था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, तो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था या फिर प्रौढ़ता के बीच में हमारी किशोरावस्था आ जाती है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बचपन के किस वर्ष में मस्तिष्क अपने वयस्क आकार का लगभग 80% तक विकसित हो जाता है। ये जो हमारा पहला चैप्टर है सीडीपी का, वृद्धि व विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहाँ से पूछा हुआ है मस्तिष्क का विकास 80% तक कब हो जाता है। मतलब कि वयस्क जो हमारा शरीर है, वयस्क अवस्था में हमारा शरीर के अंदर जो हमारा मस्तिष्क होता है, ठीक है, उसमें से 80% विकास हमारा किस अवस्था तक हो चुका होता है, रिमेनिंग 20% धीरे धीरे होता रहता है। तो 80% विकास जो हमारा 2 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष की आयु में। ओके, देखो यहाँ पर डिटेल भी लिखा हुआ है, ये आपके लिए जब आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो आप आसानी से डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो कि 2 वर्ष तक ही क्यों हो जाता है, वो चीज़ भी यहाँ पर दी हुई है। तो बेसिक सी बात है कि जो मोस्टली डेवलपमेंट होता है वो 2 वर्ष की आयु में हो जाता है। ओके, इसमें शारीरिक मुद्रा अत्यंत सीधी हो जाती है, पेट अभी भी यहाँ पर थोड़ा उभरा हुआ रहता है, उससे अपनी अवस्था में आने में थोड़ा समय लगेगा। पीठ अंदर की ओर धसी हुई रहती है, क्योंकि मोस्टली जब बच्चे छोटे होते हैं तो ऑलमोस्ट उन्हें सोना ज़्यादा पसंद होता है, वो फिजिकल एक्टिविटी करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और उनकी जो मांसपेशियाँ हैं वो अभी भी बहुत कम विकसित हो रखी होती है, बहुत सारी जुड़ी हुई रहती है, जो बहुत ज़्यादा होती है, जो धीरे धीरे कम होती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 वर्ष की आयु तक ब्रेन का 80% डेवलपमेंट हो चुका होता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक अनुपयुक्त सिद्धांत है। विकास का स्वरूप या अनुक्रम, विकास जो है एक स्वरूप या अनुक्रम का पालन करता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर आगे बढ़ता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है और विकास शरीर के विभिन्न अंगों के लिए भिन्न दरों पर होता है। अब आप देखो कि अनुपयुक्त मतलब कि सही नहीं, अनुपयुक्त मतलब एक तरीके से गलत, उपयुक्त होता है उसका उल्टा अनुपयुक्त होता है। तो अनुपयुक्त गलत सिद्धांत आपसे पूछा हुआ है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर आगे बढ़ता है। ये चीज़ आप यहाँ पर गलत बोल रहे हो, क्योंकि विकास तो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे जाता है। पहला कैसे सही है, विकास एक स्वरूप या अनुक्रम का पालन करता है। जैसे छोटे बच्चे तो उनका डेवलपमेंट 2 वर्ष तक 80% ब्रेन जो है उनका डेवलप हो चुका होगा, धीरे धीरे मांसपेशियों का विकास होगा, पेट जो बाहर की ओर निकला हुआ रहता है वो अपनी सूटेबल अवस्था में आ जाएगा। तो एक स्वरूप या अनुक्रम जो है उसका पालन करता है। विकास कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, जीवन पर्यंत विकास चलता रहता है। और विकास शरीर के विभिन्न अंगों के लिए भिन्न भिन्न दरों पर होता है। ठीक है, विभिन्न अंगों के लिए भिन्न भिन्न दरों पर होगा कि पहले किसका विकास होगा, पहले ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, फिर हमारे जो सिफेलाकाउडल हम लोग नियम पढ़ते हैं विकास का, उसमें से पहले हमारा शरीर का विकास सर से लेकर पैरों तक होता है। प्रोक्सोमा डिजिटल पढ़ते हैं जिसमें पहले हमारा ये जो पीठ होती है इसका विकास होता है, धीरे धीरे भुजाएं, फिर हमारे कंधे जो होते हैं इनका विकास होता है। इस तरीके से 2-3 विकास के कुछ क्रम होते हैं, तो अलग अलग दर पर ये विकास होता रहता है, अलग अलग रेट पर होता रहता है। तो कौन सा सिद्धांत यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है। इसका पूरा डिटेल वही लिखा हुआ है यहाँ पर,
चलो आगे बढ़ते, वही जो मैं आपको बता रही थी सिफेलाकाउडल विकास, उस विकास को दर्शाता है जो होता है। सिफेलाकाउडल में क्या होता है, सर से पैर तक, पैर से अंगुली तक, मध्य से बाएं भाग तक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिफेलाकाउडल उस सिद्धांत को बोलते हैं जहाँ पर जो विकास होता है बच्चे का सर से पैरों की ओर होता है। तो सही आंसर सिफेलाकाउडल का हो जाएगा सर से पैर की ओर। यदि प्रोक्सोमर डिजिटल आपसे पूछ लिया जाता, इस जगह सिर्फ इतना सा चेंज करना था एग्जामिनर को, प्रोक्सोमर डिजिटल का मतलब क्या होता है, तो उसमें विकास जो होता है मध्य से बाएं भाग की तरफ विकास अभिलक्षित होता है या अभिप्रेरित होता है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, पहले पीठ, फिर कंधे, शोल्डर जो होते हैं, फिर धीरे धीरे भुजाओं का विकास होगा, फिर अंगूठे, फिर थंब, उसके बाद फिंगर्स, उंगलियों का विकास होता है। तो ये विकास इस तरीके से गति करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो सिफेलाकाउडल क्या हो गया, सर से पैर की ओर विकास होना, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अच्छा शिरोन्मुख सिद्धांत है, जिसे हम बोलते हैं कि सबसे पहले शिरोन्मुख मतलब सबसे पहले सर का विकास होगा, धीरे धीरे विकास नीचे की ओर प्रगति करेगा। तो सिफेलाकाउडल और शिरोन्मुख सिद्धांत दोनों एक ही है। शिरोन्मुख से आपको थोड़ा सा हिंट लग जाता है, क्योंकि संस्कृत में जो है शीर को हिंदी में हम लोग सर बोलते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है आपकी। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश में दे दिया एग्जामिनर ने। आगे ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये सारे प्रीवियस एग्जाम के हमारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गिफ्टेड होने का संकेत क्या है, अभिव्यक्ति में नवीनता, उत्सुकता, बातूनीपन यानी कि बच्चा बहुत ज़्यादा बोलता है, टॉकेटिव है, अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी। तो बच्चा यदि गिफ्टेड होगा, ठीक है, गिफ्टेड की भी कैटेगरी होती है, थोड़ा सा हिंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो गिफ्टेड होने का संकेत यहाँ पर क्या हो सकता है, वो चीज़ आपसे पूछी हुई है। थोड़ा सा हिंट आप यहाँ पर ले सकते हो, जैसे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, उनके अंदर 2 कैटेगरी होती है। देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपका, 1 सेकेंड। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हो गए, ठीक है। अब उनके अंदर क्या हो जाएगा, 2 तरीके की कैटेगरी होती है, गिफ्टेड बच्चे होना, ठीक है, और एक होता है उनका मंद बुद्धि होना, ठीक है। अब आप देखो कि गिफ्टेड, गिफ्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको गिफ्ट दिया, मैंने आपको उपहार दिया, तो भगवान ने हमें उपहार के रूप में वो बच्चे दिए हैं, ठीक है, जिनके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी है। तो गिफ्टेड बच्चे वो होते हैं कि उनके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटी होती है जो कि नॉर्मल बच्चों में नहीं होती। इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस बात करें तो उनका IQ लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, 110 अबव होता है, 110 से ऊपर ही होता है या फिर 120 से ऊपर होता है। तो ये बच्चे होते हैं हमारे गिफ्टेड बच्चे। तो इसका संकेत क्या है, अभिव्यक्ति में नवीनता, मतलब उन्हें नए नए कार्य करने की इच्छा होगी, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिविज्म होंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ ना कुछ नया करते रहते होंगे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उनके पास हज़ारों तरीके होंगे। उत्सुकता उनके अंदर होगी, किसी भी कार्य को करने के लिए एक्साइटमेंट उनके अंदर रहती है। बातूनीपन नहीं हो सकता है, उनका बहुत ज़्यादा बात करना उनका गिफ्टेड होने का संकेत नहीं है। और हाइपर एक्टिविटी एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है, जहाँ पर बच्चा शांत नहीं बैठ सकता है क्लास में, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, तो ये उसकी एक मेंटल डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पर गिफ्टेड होने का संकेत है अभिव्यक्ति में नवीनता और उत्सुकता। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ए भी सही है और बी भी सही है, तीसरा गलत है और चौथा तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, छात्रों के द्वारा इंद्रियों के अधिकतम इस्तेमाल से प्रभावित होने के बाद, मतलब इन द सेंस कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रभावित होती है इंद्रियों से, हमारी 6 सेंस होती है, 6 इंद्रियां होती है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें प्रभावित होती है, शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम उत्पाद, अधिगम प्रक्रिया या फिर अधिगम उत्पाद और प्रक्रिया, ठीक है। लर्निंग प्रोडक्ट और प्रोसेस, मतलब अधिगम उत्पाद हमें लर्निंग प्रोडक्ट बोलते हैं और प्रक्रिया मीन्स होता है प्रोसेस। तो हम जब इंद्रियों का इस्तेमाल करके बच्चे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जब स्टूडेंट्स जो है इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग बेस्ड वो वर्क कर रहे हैं, तो उससे उनका लर्निंग प्रोडक्ट और प्रोसेस यानी कि अधिगम उत्पाद और प्रक्रिया यहाँ पर प्रभावित होती है। प्रभावित होना इन द सेंस कि पॉजिटिव वे में अफेक्ट होती है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लर्निंग करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि अपनी 5 इंद्रियों का आप इस्तेमाल करो, ठीक है। हम लोग शक्तिमान में भी क्या देखते थे, वो अपनी इंद्रियों के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति करता था। तो हम लोग इंद्रियों का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उनका उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूरा डिटेल बताया हुआ है कि 1960 और 1970 के मिड में एक रिसर्च किया गया था, जिसमें पूरा जो हमारे सेंस होते हैं, इंद्रियां जो होती है, उसके ऊपर कार्य करके देखा गया था कि इसका कितना ज़्यादा यूज़ करने से कितने अच्छे और कितने पॉजिटिव आउटकम्स, कितने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकल कर आ सकते हैं, ठीक है। और एक साइकोलॉजिकल टेक्स्ट बुक है, उसके बारे में भी इसका पूरा विवरण किया हुआ है। तो इस तरीके से पूरा है ये।
प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल करने की विधि क्या है? अवलोकन, इंटेलिजेंस टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण या फिर उपरोक्त सभी? हम लोग प्रतिभाशाली बच्चों को देख रहे हैं कि कौन से बच्चे यहाँ पर प्रतिभाशाली है क्लास में, तो किसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं, कौन सी विधि आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? अवलोकन का, इंटेलिजेंस टेस्ट का, व्यक्तित्व परीक्षण का, या इन सभी का आप लोग यूज़ कर सकते हैं? तो तीनों टेस्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? अगेन ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन। ठीक है, आप उनको अवलोकन कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो, उनका आईक्यू टेस्ट ले सकते हो, उनका सेल्फ पर्सनालिटी परीक्षण ले सकते हो, इंडिविजुअली उनका टेस्ट ले सकते हो कि उनका पर्सनालिटी, उनका चरित्र कैसा है। ठीक है, सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए, कुछ क्वेश्चन के ऊपर आप देख सकते हैं ये एच स्टेट में पूछा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी अपन बात कर रहे हैं व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। व्यक्तित्व अद्वितीय और विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व मतलब कि पर्सनालिटी। व्यक्तित्व आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी और पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट का एक संयुक्त उत्पाद है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार पर फैलता है। व्यक्तित्व केवल एक व्यक्ति की उपस्थिति तक ही सीमित है। तो कौन सी चीज़ आपको यहाँ पर गलत लग रही है, वो चीज़ आपको ढूंढना है कि गलत स्टेटमेंट व्यक्तित्व पर्सनालिटी के बारे में यहाँ पर क्या है। तो आप थोड़ा समय ले सकते हैं चाहे तो सोचने के लिए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट आप लोग सभी करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं आप सभी कमेंट करते रहेंगे ताकि ये जो आंसर है वो आपके माइंड में परमानेंटली स्टोर हो जाए। तो आपको जो गलत आंसर यहाँ पर लग रहा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत कैसे होगा, अभी अपन इसको देखते हैं। व्यक्तित्व केवल एक व्यक्ति की उपस्थिति तक ही सीमित होता है। तो ऐसा आपने कभी देखा है क्या? अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में अपन देखते हैं कि एक व्यक्ति है, ये भोलू है, ये मोलू है। ठीक है, अब इसकी पर्सनालिटी और इसकी पर्सनालिटी काफ़ी अलग है। ये काफ़ी मिलनसार, सभी से मिलना ज़्यादा पसंद करता है, और ये अकेले रहना पसंद करता है। मान लो ये इंट्रोवर्ट हो गया, ठीक है, अंतर्मुखी हो गया, और ये एक्सट्रोवर्ट हो गया, बहिर्मुखी हो गया। ठीक है, तो ये मान लो, तो अब हर एक व्यक्ति का इसका अफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। मान लो कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, तो इसने क्या करा होगा, ये जो भोलू है इसने मोलू का पूरा बिहेवियर चेंज कर दिया होगा। जब लोग इससे ज़्यादा बातचीत करते होंगे तो इससे भी लगता होगा कि हाँ, मेरे से भी सब लोग बातचीत करें इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, व्यक्तित्व केवल एक व्यक्ति की उपस्थिति तक ही सीमित नहीं होता। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रिमेनिंग 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही कैसे हो गए? तो व्यक्तित्व अद्वितीय और विशिष्ट होता है। तो हाँ, अद्वितीय और विशिष्ट, सबका अपना अपना व्यक्तित्व पर्सनालिटी होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दूसरा है व्यक्तित्व आनुवंशिकता और पर्यावरण का एक संयुक्त उत्पाद है। इन दोनों के मिलने जुलने से ही एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी का निर्माण होता है। कुछ उसमें अपनी हेरिडिटी, आनुवंशिकता होती है, माता पिता के कुछ गुण होते हैं, और कुछ वो बच्चा पर्यावरण से प्राप्त कर लेता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन यानी कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो माइंड होता है उसके व्यवहार से फैलता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, तो ये पूरा आपका माइंड आपको गाइड करता है, डायरेक्शन देता है। कौन सा? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है अपने व्यक्तित्व पर। तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट क्या है कि व्यक्तित्व केवल एक व्यक्ति की उपस्थिति तक ही सीमित है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत सवाल पूछता है तो आप क्या करेंगे? छात्र को डांटेंगे, अन्य छात्रों की मदद से सवाल को सही करेंगे, उदाहरण देकर सवाल में गलती का संकेत देंगे, गलत प्रश्न के कारण उत्तर प्रभावित होगा। तो अब आप देखिए कि यदि बच्चा कोई है, छात्र जो है गलत सवाल कक्षा में पूछ रहा है, तो आप उसे डांटेंगे या फिर क्या एक्टिविटी आप यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से ऐसी सिचुएशन को आप हैंडल करेंगे? तो उदाहरण देकर सवाल में गलती का संकेत करेंगे। मतलब बच्चे ने सवाल ही गलत पूछा है, आप उसको कुछ हिंट देकर, कुछ उदाहरण देकर उसके सवाल को करेक्ट करने का प्रयास कर देंगे। डायरेक्टली उसे डांटना या डायरेक्टली उसे मॉक करना कि तुमने सवाल ही गलत पूछ लिया है, वो चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? रेनफोर्समेंट का एक टाइप नहीं है। सकारात्मक पुनर्बलन, शारीरिक दंड, नकारात्मक पुनर्बलन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। शारीरिक दंड किसी भी प्रकार का रेनफोर्समेंट नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हम बच्चों को थोड़ा डांट सकते हैं, हम बच्चों को पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकते हैं। डांटना एक तरीके से नकारात्मक पुनर्बलन होगा। जैसे बच्चे बहुत मस्तीखोर होते हैं, तो वो जब बात नहीं मानते तो हम उन्हें थोड़ा सा डांट सकते हैं ताकि वो उस जो हम पढ़ाना चाहते हैं उसको पढ़ सके, और जो एक्टिविटी हम करवाना चाहते हैं वो कर सके। तो शारीरिक दंड किसी भी प्रकार के पुनर्बलन के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर भी आप सभी कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिगत मतभेदों के संदर्भ में सही नहीं है? वही व्यक्तित्व, पर्सनालिटी की बात हो रही है। अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग व्यक्तित्व होता है, तो उसके बारे में क्या चीज़ सही नहीं है वो चीज़ पूछी गई है। यदि छात्रों का बुद्धिमत्ता स्तर एक समान है तब भी उपलब्धि का स्तर अलग ही होगा। सभी बच्चों में कुछ समानताएं नहीं होती हैं। व्यक्तिगत मतभेदों को दर्शाता हुआ वक्र एक ही दिशा या ध्रुव की ओर झुका हुआ होता है। व्यक्तिगत मतभेद जो होता है आनुवंशिकता के कारण होते हैं। तो देखिए इसमें से सही आंसर आपको क्या लग रहा है? क्या चीज़ यहाँ पर आपको लग रही है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो चीज़ यहाँ पर सेट नहीं हो रही है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी के बारे में? आपको पता है आपका एक चैप्टर भी है व्यक्तित्व पर्सनालिटी से रिलेटेड, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, शुरुआत वहाँ से करते हैं कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति पर्सोना से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीन्स होता है मुखौटा। ठीक है, तो वही चीज़ है, वही चैप्टर है हमारा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन आपको गलत लग रहा हो वो जल्दी से आप बता दो। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, यदि छात्रों का बुद्धिमत्ता स्तर एक समान है तब भी उपलब्धि का स्तर अलग ही होगा। हम लोग हमेशा IQ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि लब्धि के बारे में बात करते हैं। तो बुद्धि लब्धि में हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी कैसे डिवाइड की हुई है? कैटेगरी कुछ ऐसे डिवाइड की हुई है कि 0 से 20 होगा तो बच्चे का IQ लेवल ये है, 0 से 20 है तो वो बच्चा बिल्कुल मूड है। ठीक है, एक तरीके से इडियट वाला हम बोल सकते हैं। 20 से 50 है तो ये है, 90 से 110 है तो सामान्य है। ठीक है, 110 से ऊपर है तो ये है। इस तरीके से कैटेगरी डिवाइड कर दी है। तो वो तो ऐसा है कि बुद्धिमत्ता का स्तर समान है तो उनमें उपलब्धि अचीवमेंट का लेवल भी एक समान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समान होगा ये होना था, जबकि यहाँ पर इसने हल्का सा चेंज कर दिया कि अलग होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें गलत लग रही है। सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं तो ये चीज़ तो ठीक है। व्यक्तिगत मतभेदों को दर्शाता हुआ वक्र हमेशा एक साइड झुका हुआ रहता है, ये चीज़ भी सही है। ठीक है, एक दिशा या एक ध्रुव में झुका हुआ रहता है। और व्यक्तिगत मतभेद आनुवंशिकता के कारण भी हो सकते हैं और वातावरण के कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जाति व्यक्तिगत अंतरों को समझने में मदद नहीं करता है? अगेन नहीं वाला क्वेश्चन है, मतलब जो आपका आंसर होगा वो एक नेगेटिव सेंस, नेगेटिव रीजन देकर जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जाति व्यक्तिगत अंतरों को समझने में मदद नहीं करता है? वैल्यू सिस्टम, मौखिक और गैर मौखिक संचार, तीसरा है सीखने की विभिन्न प्रक्रियाएं और व्यवस्थाएं, या फिर बुद्धिमत्ता। तो बुद्धिमत्ता से हम लोग किसी का एक व्यक्तिगत अंतर का पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पिछड़े बच्चों की एक विशेषता नहीं होती है? वो आपसे पूछा गया है। शैक्षिक प्राप्ति और उनकी क्षमताओं के स्तर के नीचे आती है, वे स्कूल के सामान्य काम के साथ तालमेल रखने में असमर्थ हैं, अन्य बच्चों से काफ़ी पीछे रह जाते हैं, या फिर सामान्य बुद्धिमत्ता रखना, उच्च बुद्धिमत्ता रखना। ठीक है, तो ये विशेषता नहीं है किसकी? पिछड़े बालकों की। क्योंकि पिछड़े बालक तो आप बोल सकते हैं कि मंदबुद्धि बालक होते हैं, उन्हें सामान्य कार्य करने में भी परेशानी आती है। तो उच्च बुद्धिमत्ता तो हमारे वो वाले बालक रखते हैं, गिफ्टेड जो होते हैं, प्रतिभावान जो बालक होते हैं, उनके अंदर जो बुद्धिमत्ता होती है, इंटेलिजेंस, IQ लेवल काफ़ी हाई लेवल का होता है। तो ये पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। तो आप ये जान लें कि पिछड़े बालक की क्या क्या विशेषता होती है, तो उनके अंदर क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। इनका जो IQ लेवल होता है वो कम होता है, कम बुद्धि होती है। मानसिक या विभिन्न मनोग्रंथि विकार इनको हो सकते हैं। आश्रित व्यवहार, ये हमेशा किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने कार्यों को लेकर। ये काफ़ी स्लो लर्नर होते हैं, इन्हें याद करने में, चीज़ों को समझने में काफ़ी दिक्कतें आती, काफ़ी समय लगता है। अनियोजित ये गतिविधियाँ करते हैं। धीमी वृद्धि और विकास, निराशावाद की भावना इनके अंदर रहती है। असामाजिक प्रवृत्ति इनके अंदर रहती है। निर्णय लेने की क्षमताओं का इनके अंदर अभाव होता है, लगातार इन्हें असफलता मिलती रहती है। तो हम ऐसे बच्चों को देख सकते हैं, ऐसे बच्चों को पहचान सकते हैं कि ये पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। और उच्च बुद्धिमत्ता वाले बच्चे जो होते हैं, जिनका इंटेलिजेंस IQ लेवल काफ़ी हाई होता है, वो होते हैं हमारे गिफ्टेड बच्चे। ठीक है, प्रतिभावान बच्चे। अलग अलग कक्षाओं और संवर्धन कार्यक्रमों का इस्तेमाल के लिए किया जाता है। हम लोग अलग अलग कक्षाएं लगा रहे हैं, नए नए प्रोग्राम्स, नए नए कार्यक्रम्स बना रहे हैं। किन के लिए? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, कम सफलता वाले बच्चों के लिए। प्रतिभाशाली तथा कम सफलता वाले बच्चों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हम लोग संवर्धन कार्यक्रम, यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगी, जहाँ पर उन्हें आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए। जैसे हम लोग देखते हैं ना, न्यू क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस उन्हें प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर उनको हाई लेवल का कुछ एजुकेशन वगैरह करवाई जाती है। तो वो होते हैं हमारे प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइंड मैपिंग का अर्थ क्या होता है?
एक मन की तस्वीर खींचना, विचारों और अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए ग्राफिकल तरीका, तकनीकी समझ बढ़ाने के लिए या फिर साहसिक कार्य करने के लिए एक योजना बनाना। तो देखो माइंड मैपिंग होता है, हम लोग मैपिंग करना, तो हम लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। कोई भी हम लोग कार्य करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग ही करते हैं। तो माइंड मैपिंग वही होता है कि विचारों और अवधारणाओं का वर्णन करने का एक ग्राफिकल तरीका, एक प्रॉपर तरीका, कि आप किस तरीके से अपने प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी आपने सोचा है उसका वर्णन करोगे। इस तरीके से विचारों और अवधारणा का वर्णन करने के लिए ग्राफिकल तरीका आप इसको बोल सकते हो। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था? अल्फ्रेड बीने ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, फ्रांसिस गाल्टन ने या बीएस ब्लूम ने? तो बीएस ब्लूम हमारे बुद्धि के सिद्धांत से तो कनेक्टेड है ही नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर है, क्योंकि हमने 8 बहुबुद्धि सिद्धांत भी पढ़े, जिसमें हमारा जो आ जाता है शारीरिक दैहिक स्वतंत्रता आ जाता है, हमारे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट सारे, और संगीतमय आ जाता है। ये सारे 8 बहुबुद्धि के जो सिद्धांत थे वो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिए गए हैं। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या कर सकता है? सकल आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, या फिर निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो केवल कागज पेंसिल यदि जांच कर रहे हैं या फिर हम सिर्फ पेन पेपर वाला टेस्ट ले रहे हैं तो इससे आकलन को सीमित कर देता है, क्योंकि सिर्फ इवैल्यूएशन करना या फिर बच्चों का असेसमेंट करने से संबंधित चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, क्योंकि करिकुलर और नॉन करिकुलर दोनों एक्टिविटी को क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। जैसे जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो वो वहाँ पर लाकर अपना एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो जाएगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसे चीज़ें अच्छे से लर्न नहीं होती है, तो वो अदर एक्टिविटी करके भी, जैसे अलग अलग कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करके अच्छा स्कोर करके भी उस एग्ज़ाम को पास कर सकता है। तो ये आता है हमारा करिकुलर और नॉन करिकुलर एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। अगली बात करते हैं, पढ़ने, वर्तनी और गणना को सीखने में कठिनाई सामान्य बुद्धिमत्ता और अच्छे अनुकूल कार्य के लिए विशेषता है। वापस से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पढ़ना, वर्तनी और गणना को सीखने में कठिनाई सामान्य बुद्धिमत्ता और अच्छे अनुकूल कार्य के लिए किसकी विशेषता है? मंद शिक्षार्थी की, सामान्य औसत शिक्षार्थी की, तीसरा ऑप्शन है हमारा मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थी की, या फिर सीखने में असक्षम बच्चे की। देखो बच्चे को किसी भी कार्य करने में समस्या आ रही है तो आप उसे किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो? पढ़ने, लिखने, गणना करने में सब में दिक्कत, सामान्य बुद्धि वाला कार्य भी वो नहीं कर पा रहा है, अच्छे से अनुकूल कार्य नहीं कर पा रहा है, तो ये विशेषता मंद शिक्षार्थी की हो सकती है, सामान्य बच्चे की हो सकती है, मानसिक रूप से मंद की, या फिर सीखने में असक्षम बालक की। तो ये जो बच्चा है जिसे सीखने में समस्या आ रही है तो इसे हम सीखने में असक्षम बालक बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। आप सभी अपना स्कोर यहाँ पर चेक करते रहें। रचनात्मक जवाब की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष शिक्षण और सीधे सवाल, ठीक है। रचनात्मक एक तरीके से क्रिएटिव बच्चा जो होता है, सामग्री आधारित सवाल, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड सवाल, या फिर एक बेहद अनुशासित कक्षा। तो रचनात्मक जवाब बच्चा जब क्रिएटिव आंसर कब करता है? जब हम उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। ओपन एंडेड मतलब आप बोल सकते हो कि एक हमने कोई क्वेश्चन पूछा तो 10 बच्चों से पूछा तो 10 अलग अलग आंसर्स निकल कर आएंगे, मतलब बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 10 अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। हमने पढ़ा भी था, दो चीज़ें होती है, एक चीज़ होती है हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन और दूसरी आती है हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ऐसे टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे ओपन एंडेड के अंदर आते हैं। क्लोज एंडेड के अंदर हमारे आते हैं, बोल सकते हैं उनको लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे क्लोज एंडेड होते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास एक क्वेश्चन है और सिर्फ 4 ऑप्शन, इन चारों में से ही आपको सिलेक्ट करना है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप इसके बाहर जाकर उसका डिस्क्रिप्शन दे दो या फिर कुछ बोल दो कि हमें इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पता है, नहीं, उन 4 में से ही आपको एक सिलेक्ट करना है, तो वो हमारे क्लोज एंडेड होते हैं। तो रचनात्मक जवाब की आवश्यकता कब होती है? ओपन एंडेड सवाल में। जब हम बच्चों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं तब हमें पता चलता है कि बच्चा कितना क्रिएटिव है, ओके। देखो आगे बात करते हैं, सतत व व्यापक मूल्यांकन किस पर आधारित होता है? शिक्षक केंद्रित होता है, विद्यार्थी केंद्रित होता है, परीक्षा आधारित होता है, या फिर निष्पादन आधारित होता है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन हमारा विद्यार्थी केंद्रित होता है, क्योंकि हम मूल्यांकन किसका करते हैं? यहाँ पर बच्चों का करते हैं कि बच्चे कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसके अंदर दो चीज़ें आती है, एक हमारा योगात्मक आकलन आता है, एक आता है हमारा
रचनात्मक आकलन। ठीक है, ये जो दोनों चीज़ें होती है ये एग्जाम के एंड में होता है और ये एग्जाम के बीच बीच में होता है। अब ये जो योगात्मक आकलन होता है एग्जाम में, मतलब पूरे सेशन में, पूरा जो साल मिला है उसमें 2 बार होता है, और रचनात्मक आकलन कितनी बार होता है, 4 बार होता है। तो इससे करके टोटल हमारे कितने इवेल्युएशन हो जाते हैं, टोटल 6 इवेल्युएशन हो जाते हैं। तो कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन हमें किसके बारे में बताता है, ये होता है विद्यार्थी केंद्रित, और बच्चों के आकलन से ये संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की अपन बात करते हैं। आई होप कि आपने यहाँ तक 20 में से एटलीस्ट 18 स्कोर किया होगा। ठीक है, 15+ आप कर रहे हैं, मतलब कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, अब आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन लेस देन अगर 15 हो रहा है तो आपको और भी ज़्यादा पढ़ने की नीड है यहाँ पर। और एट द लास्ट ऑफ द सेशन आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। ओके, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, तो देखो 3 चीज़ें होती है मेनली, वैसे तो और भी बहुत ज़्यादा होती है, 7 से 8 होती है, लेकिन मेन हम 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया और डिसलेक्सिया। तो हमें से अभी पूछा गया है डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है। डिस्ग्राफिया हमारा लिखने से संबंधित समस्या है, क्योंकि देखो जब इंग्लिश में हम लोग रूट वर्ड के साथ डिक्शनरी याद करते हैं, वोकेबलरी याद करते हैं, तो उसमें एक वर्ड आता है ग्राफ। तो ग्राफ का मीनिंग होता है लिखना, कहीं ना कहीं कुछ लिखने से, या फिर एक और होता है मैपिंग करना। ठीक है, या तो समझने या फिर लिखने से संबंधित समस्या होती है। तो डिस्ग्राफिया मतलब कि एक प्रकार की विकृति है जिसमें बच्चों को लिखने में समस्या आती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आपने बच्चों को बोला कि बच्चों चलो मुझे ना चार्ट बनाकर बताओ कि सोमवार को बच्चे 30 चॉकलेट खाते हैं, मंगलवार को वो 20 खाते हैं। ठीक है, सप्ताह के 7 दिन में एक बच्चे के द्वारा कितनी चॉकलेट खाई जाती है। बुधवार को बच्चा सिर्फ 4 चॉकलेट ही खा पाता है, गुरुवार को 2 खाता है, फिर शुक्रवार को 10 खा लेता है, इस तरीके से मतलब 30 खा लेता है, यहाँ तक पहुँच गए। तो बच्चा जब ये चार्ट बनाने में उसको समस्या आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी लिखने में यदि उसको समस्या आ रही है, ग्राफ बनाने में समस्या आ रही है, तो आप याद रख सकते हैं कि डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित कठिनाई है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की जो फिंगर्स होती है उनका सही से विकास नहीं हो पाता है उंगलियों का, इसीलिए वो उनको पेन पकड़ने में दिक्कत आती है, पेन पकड़ने में दिक्कत आती है तो उनको लिखने में समस्या आती है, लिखने में समस्या आती है, इसीलिए इस विकृति को हम लोग बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। कैलकुलिया पूछ ले, तो कैलकुलिया हमारी गणित की कैलकुलेशन से संबंधित बीमारी होती है, जहाँ पर बच्चा जो गणित में कैलकुलेशन करने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, वीक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर आपको दिख ही गया है। निम्नलिखित में से कौन से गिफ्टेड यानी कि विलक्षण गुणों से संपन्न जो बच्चे होते हैं उन शिक्षार्थी को माना जाता है। ठीक है, इससे प्रीवियस एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमने गिफ्टेड बच्चों की ही क्वालिटी देखी थी। तो यहाँ पर देखो, शारीरिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से उज्जवल शिक्षार्थी, असाधारण रूप से अच्छे शिक्षार्थी, मजबूत शिक्षार्थी या रचनात्मक शिक्षार्थी। तो जब गिफ्टेड बच्चा है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी, कुछ ना कुछ सामान्य बच्चों से अलग होगा, मतलब कि वो क्रिएटिव होगा, वो एक प्रॉब्लम के 10 अलग अलग सॉल्यूशन निकालने की क्षमता रखता है, इसी बच्चों को हम लोग क्रिएटिव बच्चे बोलते हैं। ठीक है, रचनात्मक बच्चे बोलते हैं। तो गिफ्टेड बच्चों के ये लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। समावेशी शिक्षा का मीनिंग क्या होता है, कक्षा में शरारती बच्चों की निगरानी करना, कक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षार्थियों का समावेशन करना, कक्षा शिक्षण में माता पिता को शामिल करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या हो सकती है, क्या नीड हो सकती है, क्या उसका मीनिंग हो सकता है। तो कक्षा में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी समावेशी शिक्षा की। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, क्योंकि शरारती बच्चों की निगरानी करना, माता पिता को शामिल करना, ऐसा तो कहीं से कहीं तक समावेशी शिक्षा की डेफिनेशन के आसपास भी नहीं भटकता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। यही बोला जाता है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाओ, किसी भी बच्चे को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं कमज़ोर हूँ या फिर मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। तो बहुत अच्छा पढ़ेगा तो एटीट्यूड आ जाएगा, बहुत कमज़ोर पढ़ता है तो वो विकृति से पीड़ित हो जाएगा, मेंटली डिसेबल हो जाएगा, हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाएगा यदि खुद को लोगों से कमज़ोर समझता है तो। ठीक है, आगे बात करते हैं। निर्देश मतलब वही प्रश्नोत्तर का आंसर आपको करना है। भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करती है। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए, उन बच्चों को गृह कार्य में क्या दे सकती है जो बच्चे घर पर अपना जो डेली रूटीन वाला काम है वो करते हैं। स्पेशली लड़कियां जो है खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, ये सारे काम करती है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग क्या होमवर्क दे सकते हैं, बच्चों को उनके माता पिता, बच्चे के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा करने के लिए ट्यूशन लगवाने को कहना, उन बच्चों को कठोर दंड देना। तीसरा ऑप्शन है, विद्यालय शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो।
ऑप्शन डी है शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे और देर रात तक जागे। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो ऐसा हो गया कि बच्चों के ऊपर अति हो जाएगी। ऑप्शन बी पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही दिया है कठोर दंड है तो उसको छोड़ देना, पढ़ना ही मत। ठीक है, और अगला है कि गृह कार्य को पूरा करने के लिए ट्यूशन लगवाना, ये भी ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। होमवर्क कुछ इस तरीके का दे कि वो घर के काम काम में उनका काम भी हो जाए और साथ ही उनकी पढ़ाई भी हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो कि उन्हें अधिगम को उनके घरेलू जीवन के कार्यों से जोड़ता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, ठीक है, तो आप उसके साथ क्या करोगे, उसके साथ संतुष्ट रहोगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे प्रगति कर सकता है उसे उस तरीके से अनुप्रेरित करेंगे और उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि उनका बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तो उसके साथ संतुष्ट होना, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देना और उसके अभिभावकों को सूचित करना कि वो बुद्धिमान है, ये चीज़ तो कुछ सेट नहीं हो रही है, उसे और आगे प्रगति और आगे कैसे बढ़ सकता है उसके लिए हम लोग उसे अनुप्रेरित कर सकते हैं, मतलब कि एक तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। तो जब भी आपको एक बुद्धिमान बच्चा कक्षा में दिखे, कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा दिखे जो कि आपको लग रहा हो कि नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप उसके सिलेबस में और नई चीज़ें ऐड कर सकते हो, उसे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को दे सकते हो। ठीक है, ताकि वो कक्षा में ऊब भी नहीं आएगा, मतलब बोरियत भी नहीं आएगी और साथ में उसका पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं आता है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना खुद का कार्य होता है। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। पारंगत मनोवैज्ञानिकों का प्रयोग करना चाहिए। वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण, मतलब कि जहाँ पर अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे रहते हो, ऐसी कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट जो है विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं आता है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखो, अब टीचर जो है उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि बच्चों को ऐसे देखने से पहले विशिष्ट शिक्षा वर्ग, मतलब कि क्या ये मंदबुद्धि बालक है, क्या ये हमारा ऑनेस्ट बालक है, ऑनेस्ट इन द सेंस कि सामान्य बालक है या फिर प्रतिभाशाली बालक है। तो ऐसे करने से पहले हम लोग बच्चे का जो मातृभाषा है, उसकी जो मदर टंग लैंग्वेज है, उसका मूल्यांकन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपका सीटेट में ही पूछा हुआ है। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुति करनी चाहिए, ऐसा करने के पीछे उनका विचार क्या हो सकता है। व्यक्तिगत गतिविधियों के बजाय हम लोग बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करें, तो टीचर ऐसा क्यों करना चाहती है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक और संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन के द्वारा शिक्षा के कार्य को सरल बनाए रखना। विद्यालय के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। अब आप देखो कि हम लोग बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप लोग ग्रुप एक्टिविटी करो, एज़ कम्पेयर कि हम लोग उनको खुद से अलग कार्य करने को बोल रहे हैं। तो टीचर की थिंकिंग क्या है, टीचर क्या चाहता है इसके पीछे कि बच्चों का कौन सा डेवलपमेंट यहाँ पर हो। तो देखो, इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिक्रम पर सामान्यीकृत हो सकती है। अब आप एक बच्चे को यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि सारे ऑप्शन थोड़े बड़े हैं तो सब एक को अपन को समझने की नीड है। एक बच्चा ऐसा है जो हमेशा कम परफॉर्मेंस देता है, मतलब कि उसका एक बोल सकते हैं कि उसका प्रैक्टिकल करने का जो तरीका है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, अब एक बच्चा है जिसको प्रैक्टिकल करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि विज्ञान की लैब में बच्चे प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा जो है वो लिखने का तरीका जो है उसका वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लिखने का तरीका मतलब कि उद्देश्य क्या क्या उपकरण चाहिए, सिद्धांत क्या है, किस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया, किस तरीके से रिजल्ट निकल कर आया, कंक्लूजन क्या निकला, तो ये सारी चीज़ें। तो अब इन बच्चों के अंदर कुछ कुछ कमियां हैं, तो टीचर हर एक बच्चे की कमी को तो दूर नहीं कर सकता। तो टीचर ने इन तीनों का एक ग्रुप बना दिया। अब ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, हर एक के अंदर कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखते हुए इन्होंने उस प्रैक्टिकल को, उस ग्रुप वर्क को क्या कर दिया,
कंप्लीट कर दिया। तो इससे क्या चीज़ समझ आती है कि बच्चे जब ज़्यादा ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं तो वो टीचर से ज़्यादा खुद से या अपने फ्रेंड से सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, हम लोगों को ग्रुप एक्टिविटी के लिए ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय क्षमता संवर्धन की, संवेदनशील बनाना, पृथक्करण करना या फिर अभिभावकों की भागीदारी। अब देखो समावेशन की बात हो रही है, समावेशन यानी कि कहीं ना कहीं हमारी इंक्लूजन टाइप बात हो रही है कि सफल समावेशन कि आप सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हो, सभी का एक साथ उनको बिठा रहे हो, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, सभी बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, तो उसमें किस चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि लिखा तो है कि सिवाय, सिवाय मीन्स क्या होता है, किसके अलावा, इसके अलावा, तो किसके अलावा, बच्चों को पृथक्करण करने के अलावा, बच्चों को हमें अलग अलग नहीं करना है, बच्चों को हमें इंटीग्रेटेड, बच्चों को हमें सभी को एक साथ मिलकर, एक साथ बैठकर, एक ही स्कूल में, एक ही छत के नीचे बैठकर पढ़ाना है। तो यही समावेशन होता है, यही इंक्लूजन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप कौन सा आपको दिख रहा है, व्यवहारिक बुद्धि उनका एक रूप है। तो स्टर्नबर्ग ने जो त्रिस्तरीय सिद्धांत दिए थे, मतलब बुद्धि के हमारे 3 प्रकार होते हैं। हमने देखो बुद्धि की एक पूरी कहानी भी बनाई थी, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस सेशन में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर आप बुद्धि वाला चैप्टर का वीडियो देखना, उसमें हमने पूरा सन मतलब ईयर वाइज सारे देखे थे कि कौन सा बुद्धि का सिद्धांत कब आया था और कैसे कैसे क्या क्या सिद्धांत आए हुए थे, मतलब वो सारी चीज़ें, जितने भी शाब्दिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं, अल्फ्रेड बीने टेस्ट है, जितने भी टेस्ट हैं उन सभी के बारे में हमने डिस्कस भी किया हुआ था। तो वो आपको चीज़ें क्या है, बेसिक से क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, तो स्टर्नबर्ग का जो बुद्धि सिद्धांत है उसके अंदर त्रिस्तरीय सिद्धांत में एक आती है हमारी व्यवहारिक बुद्धि, एक आती है हमारी यांत्रिक बुद्धि, ठीक है, और एक और है हमारे इसके अंदर, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 3 प्रकार की बुद्धि होती है। तो पहला हमने यहाँ पर देख लिया कि एक व्यवहारिक बुद्धि होती है जो कि हमारे व्यवहार से संबंधित होती है। दूसरी बुद्धि हमारे पास आ जाती है जो हमारे पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान हमारे पास जितना भी है उसके ऊपर आधारित होती है। ठीक है, तो एक किसके ऊपर आधारित हो गई, हमारी व्यवहार के ऊपर, हम किस तरीके का लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, तो वो भी हमारे एक IQ का टाइप हो गया। स्टर्नबर्ग के त्रिस्तरीय सिद्धांत में बुद्धि का एक टाइप हो गया। ठीक है, दूसरा हमने देख लिया कि हमारा अनुभव और पूर्व ज्ञान हमारे पास कितना है, तो वो भी हमारी बुद्धि हो गई। ठीक है, त्रितंत्र सिद्धांत के अंदर आ गया। एक और आता है हमारा, इसके अंदर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो कि विश्लेषण के ऊपर आधारित होता है। अब विश्लेषण क्या है, विश्लेषण यानी कि तर्क वितर्क के ऊपर आधारित रहता है। अब आप इसको नाम थोड़े से टफ लग सकते हैं आपको। ठीक है, तो व्यवहारवादी जो व्यवहारवाद के ऊपर डिपेंड रहती है, व्यवहारिक बुद्धि जो रहती है, इसे संदर्भ सिद्धांत बोला जाता है। पूरा मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ व्यवहारवाद का संदर्भगात्मक बुद्धि। तो ये किस पर डिपेंड है, हमारे व्यवहार पर, कि हम लोग कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब ये 3 तो है नहीं इसके अंदर क्योंकि अपन एक ही सिलेक्ट कर लिया। दूसरी कौन सी है जो कि हमारा बोल सकते हैं कि विश्लेषण या तर्क वितर्क पर आधारित होती है, तो वो घटकीय बुद्धि सिद्धांत होता है। ठीक है, घटकीय बुद्धि सिद्धांत जो कि किस पर डिपेंड होता है, तर्क वितर्क करने पर। तीसरा जो होता है हमारा संदर्भ हो गया, घटकी हो गया, एक और क्या बचा, सृजनात्मक। सृजनात्मक मतलब कि ये किस पर डिपेंड हो जाएगा, आपके बोल सकते हैं कि आपके पूर्व ज्ञान पर ये डिपेंड हो जाएगा। ये 3 नाम है। इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि ये जो है जीन पियाजे से काफ़ी प्रभावित थे। जीन पियाजे ने जो अपनी थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने अलग अलग चीज़ों के नाम भी बताए थे, 4 स्टेजेस भी बताई थी, तो उससे प्रभावित होकर इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी। व्यवहार पर डिपेंड होता है, अनुभव पर डिपेंड होता है, और हमारे जो विश्लेषण तर्क वितर्क करने की जो क्षमता होती है कि हम लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। तो ये 3 तंत्रीय सिद्धांत होता है किसका, स्टर्नबर्ग का। ठीक है, जो स्टर्नबर्ग है उन्होंने त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था जिसमें व्यवहार, अनुभव और तर्क वितर्क को उन्होंने प्रायोरिटी पर रखा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया में मुख्य कठिनाइयों का संबंध आता है, मतलब मुख्य कठिनाइयाँ क्या आती है। अभी अपन ने पढ़ा था कि ग्राफ बनाने में दिक्कत आ रही है, ग्राफ बनाने में दिक्कत आ रही है मीन्स कि कहीं ना कहीं उसको लिखने में दिक्कत आ रही है, तो लिखने संबंधित समस्या है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन आ गया ये। डिस्ग्राफिया क्या है, तो डिस्ग्राफिया हमारी पढ़ने से संबंधित समस्या है। तो 3 क्वेश्चन हमारे सेम हो गए इस पेपर के अंदर। ओके,
चलिए कोई बात नहीं, 3 अच्छे से आपने स्कोर भी कर लिया होगा यहाँ पर। आगे बात करते हैं प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए जाते हैं। शिक्षक के बिना अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं वो। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बना सकते हैं या फिर अधिगम निर्योग्य नहीं होते हैं। तो अभी हमें क्या देखना है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो उन्हें ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो कि सामान्य स्कूलों के द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाए जाते। जैसे सामान्य स्कूलों में बच्चों को सामान्य शिक्षा दी जाती है, अब प्रतिभाशाली विद्यार्थी है तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा नीड होगी, एक्स्ट्रा आवश्यकताएं लगेगी जो हमें उन्हें प्रोवाइड करना होती है, किसमें, सामान्य स्कूलों में। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं कहलाते हैं। उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, मतलब विद्यालय आधारित आकलन के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ रही है या लेनी पड़ती है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। ठीक है, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने की रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो हमें पता है कि आकलन क्या होता है। आकलन जो होता है हर दिन बच्चे का किया जाता है। हर छोटी छोटी चीज़ जो है बच्चे की यहाँ पर ऑब्जर्व की जाती है। चाहे आप यूँ समझ लो कि उसका हम लोग वो कैसे बिहेव कर रहा है क्लास में दूसरे बच्चों के साथ, वो किस तरीके से बात कर रहा है, उसमें बात करने का मैनर्स है कि नहीं, हर एक चीज़ का हम लोग यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब हम बच्चों का सूक्ष्म अवलोकन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कंसीडर करेंगे। ठीक है, गलत हो गया है। शिक्षार्थियों के लिए मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना आप उनका क्या करते हैं, सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो गलत है। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, तो विद्यालय आधारित आकलन में आप क्या करेंगे, बच्चों का यानी कि शिक्षार्थियों का आप क्या करते हैं, आकलन करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर सी है, गलत मैंने डी टाइप कर दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति आधिकारिक तौर पर दृष्टि बाधित है, यदि उसका विजन क्षेत्र 20 है तो उसकी विजुअल इक्विटी क्या होगी। देखो आप में से कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर चश्मा लगता है, तो उन स्टूडेंट्स को ये वाली चीज़ पता होगी। क्योंकि देखो जब भी जिन भी लोगों को चश्मा लगता है, मुझे भी लगता है, तो जब मुझे यहाँ पर बिठाया गया था, जब मुझसे क्वेश्चन वो पढ़वाए जा रहे थे, बहुत सारे जो होते हैं ना कि वो पढ़ो, रुको मैं आपको बताती हूँ। चलो किस किस को पुराना टाइम याद आया अपना, मुझे भी डॉक्टर ने इसी तरीके का, जब मैं बनवाने गई थी, मैं अपनी आई चेकअप करवाने गई थी, तो ये चीज़ें पढ़ाई थी। तो जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 20/200। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से क्या चीज़ समझ आ रही, क्या चीज़ पता चल रहा है, जब आपका चश्मे का वो चेक किया जाता है कि आपकी आइज़ कितनी कमज़ोर है, आप कितने दूरी तक देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपके देखा होगा आपने एक चश्मा लगाया जाता है, मशीन के आगे मुंह रख दिया जाता है और उसमें अलग अलग लेंस फिट करके आपको पूछा जाता है कि अब आपको क्या दिख रहा है। बहुत सारों को अनाराम दिखाया जाता है और बहुत सारों को इस तरीके से इंग्लिश के जो लेटर्स हैं ये दिखाए जाते हैं। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हो, सिर्फ इसी को पढ़ पा रहे हो, मतलब आपका विजन 20/200 है। यदि आपने फिर सबसे पहले वो आपको ये दिखाएंगे, ठीक है, आपने ये पढ़ लिया मतलब आपने ये लेवल क्रॉस कर लिया, फिर वो आपको एफ और पी दिखाएंगे, मतलब आपका विजन 20/100 है। ठीक है, आपने ये भी पढ़ लिया, ये थोड़ा छोटा है इसके कंपेयर में, फिर ये थोड़ा छोटा है, फिर ये थोड़ा छोटा है, फिर ये थोड़ा छोटा है, फिर ये थोड़ा छोटा है। अगर आप ये लास्ट वाला वर्ड भी पढ़ पाए, ठीक है, ये और भी इतने छोटे छोटे हैं अभी तो। देखो अगर आपने ये भी पढ़ लिया, मतलब कि भाई तो आपकी आंखों में ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब परफेक्ट है, बिल्कुल चश्मे की ज़रूरत है ही नहीं आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ तक नॉर्मली लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं क्योंकि वो छोटा करते जाते तो एक लेवल उनको यहाँ पर पता चल जाता है, आप ये और ये पढ़ पा रहे हैं, मतलब कि आपकी दृष्टि अच्छी है, आपको चश्मे की बिल्कुल भी नीड नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब बहुत सारे तो क्या, जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, तो उनको जब उसके मशीन के सामने बिठाया जाता है और लेंस लगाया जाता है, तब वो इसको भी, इतने बड़े वर्ड को भी नहीं देख पाते हैं। तो अभी वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक व्यक्ति आधिकारिक तौर पर दृष्टिबाधित है इन द सेंस उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, उसका विजन क्षेत्र 20 है। ये मैथ्स की थोड़ी कैलकुलेशन होती है, इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे फॉर्मूला बेस्ड या कोडिंग बेस्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर जो है अपनी कोडिंग करने के लिए एक स्नेल चार्ट होता है, जो अभी अपन देख रहे थे ना, उसको स्नेल चार्ट बोलते हैं। जो व्यक्ति दूसरी लाइन को पढ़ पाया तो डॉक्टर उसको 18 कोड करते हैं, तीसरी लाइन भी पढ़ लिया तो उसको 22 या 23 कुछ कोड रखता है। तो आपने देखा होगा जब आपकी वो आई चेकअप किया होगा, आपकी फाइल बनी होगी, फिर आपको बोला होगा कि चश्मा बनवा लेना, तो वो ऐसे ही लिखते हैं कि 6/30 नंबर हो गया है, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो वो नंबर यही है
मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। जिसका विजन क्षेत्र 20 है उसको अत्यधिक उपर्युक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/30 से कम है, मतलब उसका विजन क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अभी आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, अपन ज़्यादा नेत्र विज्ञान में न जाते हुए आप इतना याद रख लो कि 6/30 तो उसको बहुत ही ज़्यादा कम यहाँ पर बिल्कुल न के बराबर दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती है तब वे जल्दी करते हैं। देखो क्या पूछ रहा है, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं, किन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो क्या होती है, उपयोगी होती है, कक्षा से संबंधित होती है, सांस्कृतिक रूप से निष्पादी होती है, वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है। ठीक है, इसमें 4 में से एक भरेंगे तब वे जल्दी सीख जाते हैं। अब आप देखो पहला ऑप्शन भर के देखो कि यदि कक्ष में उपयोगी होती है या फिर कार्य से संबंधित होती है, वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। तो कोई भी चीज़ यदि वास्तविक जीवन से संबंधित होगी तो बच्चा उसको बहुत अच्छे से लर्न करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि यदि वास्तविक जीवन से संबंधित होगी तो बच्चा उसको अच्छे से सीख सकता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़े। के कारण प्रतिभाशीलता होती है, किसके कारण बच्चों के अंदर प्रतिभाशीलता आती है, आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, दोनों के संयोजन से या फिर मनोसामाजिक कारकों से। तो आनुवंशिकता और वातावरण के मिले जुले रूप से ही बच्चों के अंदर प्रतिभाशीलता का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमत्ता के बारे में यहाँ पर सही नहीं है। यह एक मानसिक क्षमता है, यह अनुकूलन में मदद करता है, इससे व्यवहार की गुणवत्ता के मामले में जांचा जाता है, यह स्थायी और अपरिवर्तनीय विशेषता है। तो देखो बुद्धिमत्ता, अभी इससे सिमिलर क्वेश्चन अपन करके आए थे। देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमें करना ही पड़ेंगे। ये स्थायी और अपरिवर्तनीय विशेषता है, ये बुद्धि के बारे में गलत है। क्या बुद्धि स्थायी होती है, बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने अनुभव बढ़ाकर अपने आईक्यू को बढ़ा सकते हैं, इन द सेंस कि हम अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। आगे बात करते हैं सारांश मूल्यांकन में उद्देश्य क्या होता है। सारांश मूल्यांकन हिंदी में बहुत ही ज़्यादा हिंदी में पूछ लिया है, जिसे आप हिंदी में योगात्मक मूल्यांकन बोलते हो, उसको और हिंदी करके भाई साहब ने बोल दिया है सारांश मूल्यांकन। तो देखो सारांश मूल्यांकन बोलो, योगात्मक मूल्यांकन बोलो, या फिर आप समेटिव असेसमेंट बोलो, बात एक ही है। समेटिव असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सारांश मूल्यांकन या फिर हमने अभी तक योगात्मक मूल्यांकन भी पढ़ा था, तो आप ये नाम और उसमें ऐड कर लेना पीडीएफ में। ठीक है, किसको सारांश मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन और एक और क्या है, समेटिव असेसमेंट, तीनों एक ही चीज़ है। ऑप्शन क्या बोल रहा है, पता लगाना कि एक छात्र ने समय के साथ तथा विभिन्न कार्यों पर कितनी अच्छी तरीके से प्रदर्शन किया है, सीखने की सुविधा देना न कि ग्रेड देना, ऐसे छात्रों की खोज करना जिससे बाकी छात्रों के साथ रहने में कठिनाई हो रही हो, या फिर अनुदेश की अगली इकाई की प्रगति का पता लगाना। तो अब देखो कि समेटिव असेसमेंट क्या करता है। तो समेटिव असेसमेंट क्या करता है, पता लगाना कि एक छात्र ने समय के साथ साथ विभिन्न कार्यों पर कितनी अच्छी तरीके से प्रदर्शन किया। देखो समेटिव असेसमेंट कब होता है, समेटिव असेसमेंट कब होता है, जब 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। 2 फॉर्मेटिव असेसमेंट कब कंप्लीट होते हैं, जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है। जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा तो जुलाई और अगस्त में उसको छोटे छोटे टेस्ट देने पड़ेंगे, मिड सेम वाले टेस्ट देने पड़ेंगे और फाइनल उसका एक एग्जाम हो जाएगा। तो पता लगाना कि बच्चे ने इन 2 से ढाई या फिर 3 महीनों में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं सारांश मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट या फिर योगात्मक मूल्यांकन। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि एक छात्र की बुद्धि लब्धि 100 है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, छात्र प्रतिभाशाली है, छात्र का बौद्धिक स्तर अधिकतम है, छात्र की मानसिक आयु कालानुक्रमित आयु से अधिक है, या फिर छात्र की मानसिक आयु कालानुक्रमित आयु के समान है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ इसने। आईक्यू बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु अपॉन में, यहाँ पर लिख देती हूँ, मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों बराबर है। मान लो कि मानसिक आयु देखो इतनी ज़्यादा तो नहीं होती है, एक सेकेंड रुको। देखो एक बच्चे की जो मानसिक आयु है 25 साल के बच्चों के जैसा बिहेव करा, और वास्तविक में वो बच्चा भी 25 साल का ही है, वो व्यक्ति भी 25 साल का ही है। तो यहाँ पर 100, बच्चे की बुद्धि लब्धि 100 है, मतलब कि इन दोनों मानसिक आयु, उसकी मेंटल एज और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज, दोनों ही यहाँ पर क्या है, कालानुक्रमित आयु, दोनों ही क्या है यहाँ पर, दोनों ही बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर बच्चे की मानसिक आयु कालानुक्रमित आयु के बिल्कुल समान है। ठीक है, एक बार और मैं कर रही हूँ, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। जब बच्चे का आईक्यू 100 होगा, ठीक है, अपन को ये वैल्यू दे रखी है बुद्धि लब्धि की,
ठीक है, ये 100 है और ये 100 है, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो एम ए बराबर किसके हो गया, मैथ्स का करके बता रही हूँ। एम ए बराबर सी ए, यानी कि मानसिक मेंटल एज बराबर क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु बराबर वास्तविक आयु। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं कि बच्चे की मानसिक आयु उसके कालानुक्रमित आयु के समान है। तो क्वेश्चन आपको बहुत घुमा के दे दिया है, उसने डायरेक्टली आपको आईक्यू लब्धि, बुद्धि लब्धि 100 बोल दी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि छात्र की मानसिक आयु कालानुक्रमित आयु के समान है। अगर क्वेश्चन में ये देता कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 80 है, बच्चे का आईक्यू 80 है, तो उसकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज क्या आप पता कर सकते हैं? क्या आप पता कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है कि 80/100 कितना आता है, 4/5 आता है। तो आप कैसे पता कर पाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये तो एक फैक्टर निकल कर आया। हो सकता है कि ये 40 हो जाए, ये 50 हो जाए, कुछ भी हो सकती है उसकी वास्तविक आयु। ठीक है, तो ये आप ऐसे पता नहीं लगा सकते, वो 100 से 100 कट गया था, इसकी वजह से आप लोग उसकी मानसिक आयु और कालानुक्रमित आयु का अंदाज लगा पाए। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। एक व्यक्ति एक गतिक वाक विकार जो बोलने को प्रभावित करता है, उसे हम लोग बोलते हैं अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया का मीनिंग होता है जहाँ पर बच्चे को बोलने में समस्या होती है, जहाँ पर बच्चा तुतलाते हुए बोलता है, ठीक है, रुक रुक कर बोलता है, तो उस प्रकार की विकृति को हम लोग बोलते हैं अप्रेक्सिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में अपव्यवहार की प्रदर्शित कर सकता है, की और को बताया हुआ है, मतलब 2 ब्लैंक आपको यहाँ पर फिल करेंगे। तो विद्यालय में अपव्यवहार, ठीक है, यानी कि घनीभूत भावों को व्यक्त करने की दबाव को प्रदर्शित करता है। इसको यदि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एक बार अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, बच्चा एक तरीके से मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है। मिसबिहेव करना मतलब कि उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। The school can display the misbehavior pressure of relieving the bottle of feelings. Misbehavior relates to, एक मिनट रुकना, मैं पूरा पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। Misbehavior relates to educational attainment and performance. Some non-cognitive skills that manifest as childhood misbehavior in school and are the predicted of lower school attainment are also predictive of higher earning later in the life. यदि कोई भी बच्चा अपनी क्लास में अपव्यवहार मतलब कुछ इस तरीके का व्यवहार करता है, मिसबिहेव करता है, जो कि स्कूल के लिए, उसके खुद के लिए अच्छा नहीं है, काफ़ी हार्मफुल है, हानिकारक है, तो ऐसे बच्चे दबाव को प्रदर्शित कर सकता है। मतलब दबाव को प्रदर्शित करना मतलब कि उसके खुद के ऊपर एक सेल्फ दबाव रहता है, जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, उस कार्य को कर रहा है, तो उसके आगे आने वाले जीवन के लिए ये चीज़ काफ़ी हानिकारक हो सकती है, ये चीज़ बताया गया है। तो विद्यालय में अपव्यवहार या कुछ दुर्व्यवहार करना उसके घनीभूत भावों को व्यक्त करने के दबाव को प्रदर्शित करता है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी का प्रदर्शन प्राप्त करती है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि क्या दे सकते हैं। उसके पेरेंट्स को हम क्या सजेशन दे सकते हैं कि आपकी बच्ची अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो आप क्या करो कि बच्ची अच्छा परफॉर्म करेगी। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल आदि अतिरिक्त काल पर रोक लगा दी जाए, मतलब कि बच्ची जो टीवी देखती है, मोबाइल फ़ोन चलाती है, वो सब बंद कर दो उसके। जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए, उसके जीवन संबंधी कठिनाइयों पर वर्णन करे और घर पर उसको परिश्रम कार्य करने पर बल दे। तो सबसे पहले पेरेंट्स को उस बच्चे के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा कि बच्चा किस तरीके से कार्य कर रहा है, किस तरीके से पढ़ रहा है, पढ़ते समय उसको क्या समस्या आ रही है, वो समस्या जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो वो अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में यहाँ पर कार्य करे, ये चीज़ हम लोग बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं कि वो इस तरीके से कार्य करे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 43 है। यदि कोई छात्र कक्षा में गलत सवाल पूछता है तो आप क्या करेंगे, उसे डांटेंगे, अन्य छात्रों की मदद को से सवाल को सही करेंगे, उदाहरण देकर सवाल में गलती का संकेत करेंगे, या गलत प्रश्न के कारण उत्तर प्रभावित होगा। तो हमने अभी इसी तरीके का क्वेश्चन भी पढ़ा था कि आप उसे थोड़ा सा हिंट देंगे कि उसने सवाल गलत पूछा है, तो उदाहरण देकर सवाल में गलती का संकेत करेंगे, ये इसका सही आंसर होगा। ओके, आगे बात करते हैं। पिछड़े बच्चे वह होते हैं जो स्कूल के कैरियर के बीच में, यानी कि 10 से 11 साल के बीच में कक्षा में वह काम करने में असमर्थ हो जाते हैं जो कि उम्र के बच्चों के लिए सामान्य होते हैं। यह किसका कथन है? पिछड़े बच्चों को यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि वे ऐसे बच्चे जो 10 से 11 साल के बच्चे, दूसरे बच्चे काम कर पा रहे लेकिन वो उन बच्चों का काम भी नहीं कर पा रहे, उस लेवल के बच्चों का काम नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार की डेफिनेशन पिछड़े बच्चों के लिए किसके द्वारा दी गई है? तो ये डेफिनेशन दी गई है स्कीरल बर्ट के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1, स्कीरल बर्ट के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। राइट आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर
1। स्किरल बर्ट ने ये डेफिनेशन दी है कि 10 से 11 साल के बच्चों का काम नहीं कर पाना मतलब कि कहीं ना कहीं वो पिछड़े वाला कि उन्हें पढ़ने में समस्या आ रही है। अब वो कौन सी भी डिसेबिलिटी हो सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाणी दोष नहीं है। अभी हमने पढ़ा था डिस्प्रैक्सिया होता है, वाणी दोष मतलब बोलने से संबंधित समस्या, तो इसमें कौन सी विकृति वाणी दोष को प्रदर्शित नहीं कर रही है? ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना या तुतलाना, तीव्र या अस्पष्ट वाणी। तो देखो वाणी दोष क्या होता है, जहाँ पर बच्चा तुतलाता है, उसको बोलने में समस्या आ रही है, वो रुक रुक कर बोल रहा है, ठीक है। तो कौन सा विकृति नहीं है? कोई बच्चा धीरे बोल रहा है, कोई बच्चा तेज बोल रहा है, तो वो तो उसके पिच के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो उसके इंटोनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी आवाज़ कैसे निकलती। किसी बच्चे की आवाज़ तीखी होगी, किसी की डल होगी, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो धीमी आवाज़ या तेज आवाज़ होना कोई भी वाणी दोष के अंदर नहीं कंसीडर किया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षण आमतौर पर होता है। बच्चा परिपक्व नहीं हुआ है, उससे पहले हम लोग उसे प्रशिक्षण दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। सामान्य कौशल के प्रदर्शन के संदर्भ में लाभकारी होगा, दीर्घकालीन के दृष्टिकोण से लाभकारी होगा, सभी दृष्टिकोण से इसे हानिकारक ही माना जाएगा, या प्रशिक्षण में प्रयुक्त पद्धति के आधार पर लाभकारी या हानिकारक हो सकता है। देखो एक बच्चा परिपक्व नहीं हुआ है, 7 साल या 6 साल का बच्चा आप मान सकते हो, स्कूल में एडमिशन लिया, 1 आध साल हो गया है, अब हम उसे थोड़ा अच्छा पढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं, हम लोग को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बच्चा बहुत आगे जाके प्रगति कर सकता है, प्रतिभाशाली बच्चा है, तो हम एकदम से बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ा सकते क्योंकि अभी तो स्कूल में एंट्री की है उसने, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नई नई तरीके, हमारे पास बहुत सारी मेथड्स होती है, इतनी सारी मेथड होती है कि हम लोग किसी भी बच्चे के ऊपर, जो ऐसे बच्चे होते हैं छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी प्रतिभाशाली होते हैं, तो उनके ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बच्चा तो प्रतिभाशाली आप मिल गया है, अब उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी टीचर की होती है, तो ये चीज़ डिपेंड करेगी आपके प्रयोग की जाने वाली टेक्निक पर, या फिर हिंदी में बोले तो पद्धति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसके लिए लाभकारी होगा या फिर हानिकारक होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रचनात्मक जवाब की आवश्यकता कब लगती है आपको? प्रत्यक्ष शिक्षण और सीधे सवाल में, सामग्री आधारित सवाल में, ओपन एंडेड सवाल में, और एक बेहद अनुशासित कक्षा में। तो राइट आंसर यहाँ पर ओपन एंडेड सवाल है, अपन ने अभी डिस्कस किया था और दूसरी बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। सीटेट का आपका जून 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो रचनात्मक आपको क्रिएटिव आंसर कब चाहिए होता है? जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे, जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे कि जहाँ पर 10 अलग अलग तरीके के आंसर आपको मिलेंगे, तभी आप उसे बोल सकते हो, मतलब एक क्रिएटिव आंसर आप उसको बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा क्या होती है? सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरी करना, सामान्य शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा करना, कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए विभिन्न रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की सहायता करती है, या फिर सही तरीके से दूसरों के साथ जोड़ने के लिए भिन्न रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की सहायता करना। विशेष शिक्षा क्या बोल रही है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं? उन स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए रेडी किए जाते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे सही तरीके से दूसरों के साथ जोड़ने के लिए भिन्न रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की यहाँ पर क्या करते हैं, मदद करते हैं। मतलब हम उन्हें हर तरीके से इंटर कनेक्ट कर पा रहे हैं, एजुकेशन के साथ जोड़ पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए दी जाती है यहाँ पर विशेष शिक्षा। तो ये भी क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर आपका सीटेट में ही पूछा हुआ है, तो अब आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, विशेष शिक्षा हमें किन किन बच्चों को देने की आवश्यकता होती है जो पिछड़ गया हो। जैसे कि विशेष शिक्षा में ऐसे आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा बच्चा डिसेबल है, तो हमें उन्हें अधिक ध्यान लगाने की आवश्यकता होगी। हम लोग रिमीडियल टीचिंग करते हैं ना, उपचारात्मक शिक्षा में हम क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्लो लर्नर होते हैं, जिन्हें सामान्य बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाना मुश्किल होता है, तो उन बच्चों को हम लोग रिमीडियल टीचिंग देते हैं। उपचारात्मक शिक्षा होते हैं ताकि हम क्या कर सकें, उन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ ऐड कर सके, उन्हें नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट कर सके, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा ही पूछा जाता है, NIVH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो देहरादून में हमारा स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड के देहरादून में हमारा स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप। ओके तो ये हमारे 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन में हमने अलग अलग लेवल के, चाहे वो पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, IQ से रिलेटेड हो, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड हो, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे यहाँ पर जुड़ पाए।
ओके, तो सेशन कैसा लगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लस आपने 50 में से कितना स्कोर यहाँ पर किया है। मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको डायरेक्टली डिस्प्ले हो गए थे स्क्रीन पर, वो मेरा फॉल्ट था, ठीक है। फिर भी आपने कितना स्कोर किया, आपने क्या आंसर उसका सोचा था, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। ओके, ताकि इसी तरीके के और भी सेशंस यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप कोई भी क्लासेस परचेस करना चाहते हैं रिलेटेड टू एमपी टेट, तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, सारी क्लासेस के डेमो भी है, तो आप क्लासेस भी यहाँ पर परचेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि यदि आपको टेस्ट सीरीज़ परचेस करना है जो लेयर 3 एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट टेस्ट पैकेज मिलेगा, जिसे आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 1 ईयर का ले सकते हो, जिसमें आप जब तक एग्ज़ाम नहीं हो सकती तब तक आप टेस्ट लगा सकते हो। तो वो कैसे परचेस करना है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी है, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, विच इज़ लेयर 3 एजुकेशन मंदसौर। एंड वन मोर इज़ दैट, जहाँ पर CTET और MPTET और जितनी भी TET एग्ज़ाम्स होती है उसका मटेरियल मिलता है। तो आप टेलीग्राम पर यदि हैं तो आप CTET MPTET लेयर 3 से हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, CTET MPTET STET लेयर 3 यदि आप डालेंगे तो उस पर आपको एक चैनल दिखेगा, आप उसमें ऐड हो जाइए। उसमें बहुत सारी PDFs रखी हुई है इंक्लूडिंग EVS इंग्लिश, तो आपको सारी PDF वहाँ पर मिल जाएगी। और सेशन कैसा लगा एंड अपने स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।